हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर। आज आपको बताने जा रहा हूँ हेप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी मैकेनिज्म ऑफ सेक्स टर्मिनेशन। हेप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी मैकेनिज्म ऑफ सेक्स टर्मिनेशन क्या होता है? मेल कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो मेल होता है वो हेप्लॉइड होता है, मतलब पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप्ड होता है, पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप्ड होता है। कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि मेल जो होता है वो पार्थेनोजेनेटिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन एक्स डेवलप्ड होता है, और फीमेल जो होती है वो फर्टिलाइज एक्स डेवलप्ड होती है। तो मेल हेप्लॉइड होता है और फीमेल डिप्लॉइड होती है। ऐसा किसमें देखा भी जाता है कि इसमें यही एक अपवाद है जहाँ पर मेल में गैमीट के फार्मेशन के समय माइटोसिस ही होता है, मियासिस नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कहा, इन सम केसेस मेल आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द एक्स आर यू कैन से पार्थेनोजेनेटिकली यू कैन से in some cases like honeybee and some other insects, male developed without fertilization parthenogenetically from unfertilized eggs, while female developed after fertilization from diploid zygote. Hence it is called as haploidy and diploidy mechanism of sex determination. ओके, मैंने कहा हनी बी और कुछ केसेस में देखा जाता है कि मेल अनफर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप्ड होता है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स का मतलब वो हेप्लॉइड ही होगा, और जो फर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप्ड होते हैं वो फीमेल होती हैं। तो मेल हेप्लॉइड होता है, फीमेल डिप्लॉइड होती है। यही बात आपको बताना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा दे रहा हूँ। ये फीमेल हनी बी है, ये देखिए कौन है, ये फीमेल हनी बी। इसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम होता है 32, 2n बराबर 32, ठीक है, डिप्लॉइड। ये मेल जो होता है, मेल को देखिए, मेल जो होता है मेल हनी बी। मेल हनी बी जो होता है उसमें यन होता है, यन मतलब हेप्लॉइड। ये कितना होता है? 16 क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम नंबर है। ये डिप्लॉइड हो गया। क्या हो गया? ये डिप्लॉइड। और ये क्या हो गया? हेप्लॉइड। ये क्या हो गया? हेप्लॉइड और डिप्लॉइड हो गए, ठीक है ना? अब इसमें गैमीट बनेगा, तो जो ओवम बनेंगे उसमें कितना क्रोमोसोम होगा? 16। कितना होगा? 16। कितना क्रोमोसोम होगा? 16, अर्थात यन। ये कौन है? ओवम। कौन है ये? ओवम, ठीक। कब हुआ? गैमीटोजेनेसिस हुआ। गैमीटोजेनेसिस के समय यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मियासिस हो रहा है। क्या हो रहा है? मियासिस। यहाँ पर गैमीट के फार्मेशन के समय स्पर्म बन रहा है। कौन बन रहा है? स्पर्म। इसमें 16 है, ये भी n है, ये लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइटोसिस। अब दोनों जब फर्टिलाइज हो गए तो फर्टिलाइजेशन के बाद n मिलेंगे तो 2n हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया? 32, 2n। इससे कौन उत्पन्न होंगी? 2n। ये 32 हो गई, इससे डेवलप्ड होंगी क्वीन। कौन डेवलप्ड होंगी? क्वीन न के फीमेल कह लीजिए, ज़्यादा बेटर है। कौन डेवलप्ड होंगी? फीमेल। फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ तब, ठीक है। और अगर यहाँ पर क्या हो गया? अनफर्टिलाइज रह गया एग, ये क्या रह गया?
लाइज्ड, अगर अनफर्टिलाइज्ड एक्स रह गया तो उससे कौन डेवलप्ड हो जाएगा? 16 वाला, n बराबर 16 वाला कौन डेवलप्ड हो जाएगा? मेल। तो ये क्या हो गया? हेप्लॉइड हो गया। मेल क्या हो गया? हेप्लॉइड। और नीचे लिख लीजिए आप इसके, मेल कैसा है? हेप्लॉइड है। फीमेल क्या है? डिप्लॉइड है। फीमेल क्या है? डिप्लॉइड। ये है मेल हेप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स टर्मिनेशन। फिर से देखें आप, ये फीमेल हानी बी है। हानी बी का मतलब होता है शहद की मक्खी, मधुमक्खी, शहद की मक्खी, मधुमक्खी। ये फीमेल है, इसमें 32 क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड 2n बराबर 32, डिप्लॉइड लिखे भी यहाँ पे है ना। इसका जो ड्रोन होता है, इसका मेल जो होता है उसके वो हेप्लॉइड होता है। क्या होता है? हेप्लॉइड। ये अनफर्टिलाइज्ड एक्स से मतलब डेवलप्ड होता है। इसका अनफर्टिलाइज्ड मतलब होता है पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होगा? इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इसको बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ये देखो, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये फीमेल भी है, हनी भी है, इसमें टू डिप्लॉइड क्रोमोसोम 32 है। मेल हनी भी है, इसमें हेप्लॉइड क्रोमोसोम 16 है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? अनफर्टिलाइज्ड एक्स से डेवलप्ड होता है, हेप्लॉइड है। अब जब दोनों आपस में क्रॉस करना चाहेंगे तो गैमीट बनेगा। गैमीट बनेगा तो कौन बनेगा? ओवम बनेगा और स्पर्म बनेगा। ओवम बनेगा और क्या बनेगा? स्पर्म। ओवम जब बनती है तो मियासिस होगा, 16 क्रोमोसोम हो गए। यहाँ पे माइटोसिस होगा तो माइटोसिस में क्रोमोसोम संख्या सेम ही होगा ना। अब ज़रा ध्यान दीजिए, दोनों अगर ये फर्टिलाइज हो गए, फर्टिलाइज तो फीमेल बनेगी, 32 डिप्लॉइड हो गए, 16 मिलकर 32 हुआ ना, डिप्लॉइड हुआ, ये फीमेल बन जाएगी। अर्थात फर्टिलाइजेशन के बाद अगर एग्स अनफर्टिलाइज रह जाते हैं, कुछ अनफर्टिलाइज रह जाते हैं, जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स रह जाते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग्स, उससे क्या डेवलप्ड होगा? मेल। उससे कौन डेवलप्ड होगा? मेल डेवलप्ड होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। तो मेल हेप्लॉइड होता है और फीमेल क्या होती हैं? डिप्लॉइड होती है। तो इसी को बोलते हैं हेप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, हेप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स टर्मिनेशन। तो हेडिंग आप डाल लीजिए, हेप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी मैकेनिज्म ऑफ सेक्स टर्मिनेशन। मैं उस दिन लिखा था, फिर आज लिख दे रहे। लो, हेप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब चौथा नंबर है, मैंने खुद ही नहीं पता है। सेक्स टर्मिनेशन, हेप्लॉइडी डिप्लॉइडी मैकेनिज्म ऑफ सेक्स टर्मिनेशन। नंबर हमारे पास कौन सा है आप देख लीजिएगा। पहला सेक्स क्रोमोसोमल मैकेनिज्म था, दूसरा जो है जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म था, तीसरा जो है हार्मोनल कंट्रोल था, चौथा हेप्लॉइड डिप्लॉइडी मैकेनिज्म है, पांचवा कौन है मैं नहीं पता। यही शायद होगा। सिंगल जीन कंट्रोल होता है, लेकिन उसको बताएंगे भी बात ज़्यादा नहीं, एक लाइन दो लाइन लिखवा देंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन समझा देंगे। तो हेप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी मैकेनिज्म ऑफ सेक्स टर्मिनेशन लिखिए। इसमें लिखिए, इन केस ऑफ हनी बी, डायरेक्ट लिखवा दे रहे हैं समझाने के लिए। इन केस ऑफ हनी बी, वैस्प, हनी बी कमा वैस्प, बर्रे, ETC और में भी ETC, मेल इज हेप्लॉइड एंड फीमेल इज डिप्लॉइड, मेल इज हेप्लॉइड एंड फीमेल इज डिप्लॉइड, मेल is haploid and female is diploid. Hence this mechanism is called as haploidy and diploidy mechanism of sex termination.
haploidy and diploidy mechanism of sex termination. हो गया, फुल स्टॉप. फीमेल डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फीमेल डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन while female developed after fertilization, while male developed from unfertilized eggs, 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 पार्थेनोजेनेटिकली, पार्थेनोजेनेटिकली. हो गया, फुल स्टॉप. मेल इज ऑलवेज हेप्लॉइड, मेल इज ऑलवेज हेप्लॉइड, मेल इज ऑलवेज हेप्लॉइड while female is diploid, while female is diploid in nature, while female is diploid in nature. हो गया, फुल स्टॉप. एग्जाम्पल लिखेंगे. female honeybee contain diploid number of chromosome, diploid number of chromosomes ब्रैकेट में 2n बराबर 32, ब्रैकेट में 2n बराबर 32. while male are drawn contain haploid number of chromosome n बराबर 16, n बराबर 16 n बराबर 16. फुल स्टॉप. ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस meiosis division occurs, during gametogenesis meiosis division occurs in case of female, hence haploid ovum formed, haploid ovum are egg formed, full stop. In case of male honeybee, during gametogenesis mitosis occurs, hence sperm contain haploid number of chromosome 16. Full stop. If fertilization occurs, then female developed. If fertilization occurs, then female developed.
then female developed, which are diploid, हो गया, फुल स्टॉप। इफ एग आर ओवम रिमेन्स अनफर्टिलाइज्ड, इफ ओवम आर एग्स रिमेन्स, रह गई अनफर्टिलाइज, रिमेन्स अनफर्टिलाइज्ड, then haploid male developed, then haploid male developed, then haploid male developed. This process is called as parthenogenesis. This process is called as parthenogenesis. Thus male is haploid and female is diploid. फुल स्टॉप लिखे, thus male is haploid and female is diploid. Thus male is haploid and female is diploid. ये आप बना लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊपर वाला लिखना नहीं, ये तो आप लिखे ही हैं, इसको नहीं लिखना है। इसको आप अपने मन से भी बना सकते हैं। फीमेल हानि भी है ये, कौन है ये? फीमेल हानि भी है, डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम 32 है, 2n बराबर। ये मेल है, हैप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम 16 है। मियासिस हुआ यहाँ पर, वहाँ पर माइटासिस हुआ, ये 16 वाला ओवम बना, वो 16 वाला स्पर्म बना। दोनों अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये डिप्लॉयड फीमेल बन गई, और अगर अनफर्टिलाइज रह गए तो ये क्या बन जाए? हैप्लॉयड मेल बन जाएगा। हो गया। हो गया, ये ऐसे बना लेना है, आपको समझ लेना है। बनाइए तुरंत, तो दूसरा हेडिंग डलवाएं आपको। बना लेंगे ना, थोड़ा सा और ऐसा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे रहा है ना पूरा। जो न समझ आएगा पूछ ले। ये पार्थेनोजेनेसिस में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये हैप्लॉयड लिखा हुआ हो, डिप्लॉयड लिखा हुआ हो। हो गया। अगला हेडिंग होगा संभवतः इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड सेक्स टर्मिनेशन। इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड सेक्स टर्मिनेशन। हालांकि इतना डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम बता दे रहे हैं फिर भी आपको। लिख लिए हैं इसको। अगला हेडिंग डाल लीजिए आप। इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड सेक्स टर्मिनेशन। ऐसे इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड सेक्स टर्मिनेशन। इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड सेक्स टर्मिनेशन।
देखो आप इधर इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड सेक्स टर्मिनेशन अगला है, 5वां 6वां जो भी हो, है ना। इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड सेक्स टर्मिनेशन किसे कहते हैं? अगर इन्वायरमेंट के द्वारा सेक्स डिटरमिन होता है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड सेक्स टर्मिनेशन। मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेक्स को डिटरमिन करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे देख भी लीजिए, समझा भी दे रहे हैं। टर्टल्स के केस में, कछुआ के केस में अगर आप अंडे को, कछुआ में अगर जो है उसका अंडा 28 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे डेवलप्ड हो रहा है, इनक्यूबेट हो रहा है, तो उससे कौन डेवलप्ड होता है? उससे डेवलप्ड होता है मेल। कछुआ के केस में अगर 28 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे इनक्यूबेट कर रहे हैं एग्स को, समझ रहे हैं ना, तो उससे कौन डेवलप्ड होगा? मेल, समझ रहे हैं ना। और अगर वहीं और मेल डेवलप्ड होगा और 28 के ऊपर इनक्यूबेट कर रहे हैं तो उससे फीमेल डेवलप्ड हो जाएंगे। चलो ठीक है भैया, यही बात सही है। उसका उल्टा, जस्ट उल्टा होता है किसमें? क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल में अगर 28 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आप डेवलप कर रहे हैं इंक्यूबेशन में अंडे का सेना, अंडे को अगर इंक्यूबेशन मतलब होता है अंडा जिस टेम्परेचर पे रखने के बाद वो बच्चे को जन्म देता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड का इंक्यूबेशन कहते हैं। जैसे मुर्गियाँ अपने अंडे के ऊपर बैठती तो अपने बॉडी का टेम्परेचर देती हैं ताकि बच्चे का डेवलपमेंट अंडे के अंदर हो सके। वैसे आप अंडा 21 दिन के लिए रख दीजिए तो अंडे में से बच्चा नहीं निकलेगा, अंडा सड़ कर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसी मुर्गी बैठ रही तो 21 दिन के बाद उसमें चूजा निकलेगा, डकलिंग बोलिए ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या है, मैंने कहा अगर आप टर्टल्स के एग्स को 28 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं, तो उससे कौन डेवलप्ड होगा? मेल। और उसके ऊपर करते हैं तो फीमेल डेवलप्ड होंगी, बोलिए ना। इसका जस्ट रिवर्स होता है क्रोकोडाइल्स के केस में। क्रोकोडाइल्स के केस में अगर उसका अंडा 28 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे वो कराया जा रहा है, इंक्यूबेशन हो रहा है उसका, तो उससे कौन डेवलप्ड होंगे? उससे डेवलप्ड हो जाएंगे कौन? उससे डेवलप्ड होंगे फीमेल। और उसके ऊपर अगर तापमान पे ग्रो कराते हैं तो उससे डेवलप्ड हो जाएंगे मेल, बोलिए ना। तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल सेक्स टर्मिनेशन। तो एक आध एग्जाम्पल एक दो इसका भी लिख लीजिएगा। हाँ, इन्वायरमेंटल कंट्रोल सेक्स टर्मिनेशन में आप चाहें तो लिखे तो चल रहे हैं। In some cases, environmental condition is responsible for determination of sex. Environmental condition is responsible for determination of sex. Like high temperature, low temperature, like high temperature, low temperature. High temperature, low temperature, comma, young age, old age, etc. In case of, फुल स्टॉप लिखेगा, इन केस ऑफ टर्टल्स, TURTLES लिखा हुआ, TURTLES, इन केस ऑफ टर्टल्स, कछुआ, इन केस ऑफ टर्टल्स, TURTLES, in case of turtles, male developed below 28 degree centigrade. Sorry, male developed when eggs are incubated
इंक्यूबेशन मतलब अंडे का सेना। व्हेन एग्स आर इंक्यूबेटेड बेलो द 28 डिग्री सेंटीग्रेड, बेलो द 28 डिग्री सेंटीग्रेड। फुल स्टॉप। फीमेल डेवलप्ड, फुल स्टॉप, फीमेल डेवलप्ड when eggs are incubated, when eggs are incubated above 28 degree centigrade, above, above, above 28 degree centigrade temperature, full stop। पैरा चेंज करके लिखेंगे। इन केस ऑफ क्रोकोडाइल, in case of crocodile, in case of crocodile this process is reverse, ये उल्टा होता है, this process is reverse। reverse, full stop। when eggs are incubated, when eggs are incubated, when eggs are incubated below the 28 degree centigrade, below the 28 degree centigrade, female developed when eggs incubated below 28 degree centigrade, female developed when eggs are incubated below the 28 degree centigrade, while when eggs are incubated above the 28 degree centigrade, while when eggs are incubated above the 28 degree centigrade, comma, male developed, male developed। पैरा चेंज करके लिखेंगे। हाँ, एक बात और बता दें, कुछ आर्की एनिलिड्स होते हैं, आर्की एनिलिड्स, सम आर्की एनिलिड्स, उसमें क्या होता है, जब यंग रहते हैं, यंग, तो वो फीमेल रहते हैं, जब थोड़ा एजेड हो जाते हैं तो फीमेल बन जाती हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ। सम आर्की एनिलिड्स केस में देखा गया है कि जो आर्की एनिलिड्स, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है आर्की एनिलिड्स वगैरह में, ध्यान दीजिए, सम आर्की एनिलिड्स, आर्की एनिलिड्स में ऐसा देखा गया है कि जब यंग रहते हैं, कम एज के रहते हैं तो मेल रहते हैं, और जब एज उनकी ज़्यादा हो जाती है तो वही मेल कन्वर्ट हो जाता है फीमेल में। ये आर्की एनिलिड्स पाए कहाँ जाते हैं, समुद्र में, मैराइन इंडिविजुअल हैं ये मैराइन इंडिविजुअल। तो आप इसको फिर समझिए हमारी बात को। सम मैराइन आर्की एनिलिड्स, सम मैराइन आर्की एनिलिड्स, सम मैराइन आर्की एनिलिड्स क्या है, सो स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन, यंग इंडिविजुअल आर मेल, व्हेन same individual becomes aged then it is converted into female। एक ही इंडिविजुअल मेल और फीमेल दोनों बनता है, मतलब जो नौजवान हैं वो यो मेल हैं बेचारे, जो जितने ओल्ड एज हैं वो कौन है, फीमेल। अब समझो बात, मतलब युवा मेल, जो बुढ़िया हैं वो फीमेल बन गए, किसमें, इसमें। ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, आर्की एनिलिड्स की बात हो रही है। हो गया, तो इसको लिख लें आप चाहें तो, एग्जाम नीचे पैरा चेंज करके तीर कैसा बना के, इन सम आर्की एनिलिड्स,
इन सम आर्की एनिलिड्स से लिखा हुआ है, सम आर्की एनिलिड्स आर्केनिलिड्स young individual is male, young individual is male, young individual is male, while same individual, वही individual, while same individual when becomes older, when becomes older, थोड़ा एजेड होते हैं, when becomes older, shoulder नहीं, older, when becomes older, when becomes older, converted into female, converted into female. It means young individual is male while old individual is female. Young individual is male while old individual is female. ये आपका हो गया सेक्स टर्मिनेशन ख़त्म. ठीक है, कल आपको हम पढ़ाएंगे सेक्स डिफरेंशिएशन. क्या पढ़ाएंगे? सेक्स डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे. जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना लिखना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसमें से पहला क्रोमोसोमल वाला ज़रूर लिख दीजिएगा और जीन बैलेंस वाला 1 2 लिख दीजिए. बाकी 6 का नाम जरूर दे दीजिएगा, 5 के नाम दे दीजिएगा, 4 के नाम दे दीजिएगा, तो भी आप काम बन जाएगा. तो हम डिटेल बता दी ताकि मान लीजिए कभी आए तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं. और जब 7.5 नंबर क्वेश्चन आएगा तो जैसे एग्जाम्पल मैंने मार्टिन लिखवाया, फ्री मार्टिन लिखवाया, तो पूरा लिखने लगेंगे तो पुथा हो जाएगा. थोड़ा थोड़ा लिख के समझ के कट उसको मेंटेन करते चले जाइएगा. इन्वायरमेंटल नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. थोड़ा थोड़ा लिखिएगा, ज़्यादा नहीं. बात समझ गए? तो कल हम आपको पढ़ाएंगे सेक्स डिफरेंशिएशन. आज तो इतना ही पढ़ा रहे हैं, कल सेक्स डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे. हमारी बात समझ में आ रही? चलते हैं फिर, विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे कल. बरसात तो झमाझम हो रही थी, इसलिए कल और परसों 2 दिन क्लास चला नहीं. 2-3 दिन में आपका एक पूरा कोर्स फिनिश, 2 दिन 3 दिन और लगेगा, मैक्सिमम 2 या 3 दिन, बस 3 दिन लगेगा. उसका देखकर नंबर का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. पढ़ते जरूर रहिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम आपका हो जाए, हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो जाए. तो क्या करेंगे, क्योंकि लड़कों को देखकर पढ़ाई में रुचि ख़त्म हो गई है, सब बैठ गए मस्ती कर रहे हैं ना. कोरोना ही थोड़ा ही क्या, मत पढ़ो, पढ़ो. कोरोना ने छुट्टी आपको दिया तो उसको भुनाओ ना यार. हम आपको नहीं पढ़ा रहे कोरोना काल में, वो भी क्लास में आके पढ़ा रहे हैं. हाँ, ये है कि बच्चों के साथ नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे नहीं हैं, वैसे ही आप पढ़ाने के लिए आते ही हैं, अकेले ही आते हैं. समझ रहे हैं ना? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़िए ज़रूर, मेरी ये सलाह है. अगर एग्ज़ाम हो गया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप फर्स्ट क्लास नंबर पाएंगे, टॉप क्लास का. बाकी ज़्यादा बोलने का मतलब कुछ होता नहीं, मैं तो पहले बता चुका हूँ, हमेशा करके दिखाना चाहिए, बोलने का कोई मतलब नहीं होता. चलें, मिलेंगे फिर कल, बाय.